नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 14 साल बाद आखिरकार इरोम शर्मिला को रिहा कर दिया गया है। मणिपुर की सेशंस कोर्ट ने यह फैसला किया है। अदालत ने कहा कि शर्मिला को रिहा किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ आत्महत्या के प्रयास के सबूत नहीं मिले हैं। यानी इतने लंबे समय तक किसी मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने वाली शर्मिला दुनिया की ऐसी पहली महिला या पहली ऐसी शख्स बन गई हैं। शर्मिला अफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर लगातार विरोध करती रही हैं इतने सालों से, और लगातार एक जो हादसा हुआ, एक जो वाकया हुआ मणिपुर में, उसके बाद से लगातार वो हड़ताल पर बनी हुई है, ये मांग करते हुए कि इस कानून को, जिसमें आर्मी को काफ़ी ताकतें दी गई हैं, काफ़ी पावर्स दी गई हैं, उसको हटाया जाए इस कानून को, और तभी वो अपना फास्ट तोड़ेंगी। तो क्या वाकई फ़िलहाल जिस तरह की रिहाई की बात कही जा रही है, उसके बाद चूंकि वो कानून अपनी जगह पर बना हुआ है, तो इसको लेकर भी संशय है कि आगे भविष्य क्या होगा इरोम का। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस सबसे बाहर वो ये है कि आखिर इरोम शर्मिला के 14 साल के पूरे संघर्ष के बाद हमें हासिल क्या हुआ है। एक महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी जो है एक तरह से कुर्बान की है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। मानवाधिकारों की स्थिति भारत में फिलहाल क्या है, इस कानून का क्या भविष्य है, क्या वाकई इस कानून को लेकर कोई रिव्यू, कोई दोबारा सोचने वाली बात सामने आ रही है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हम स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमानों के जरिए मेरे साथ गीता लूथरा मौजूद हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं, मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं, अदालत में जाके लड़ती हैं ये मानवाधिकारों की लड़ाई। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान मौजूद हैं, जो कि खासकर जो ये 7 बहनें कही जाती हैं, ये जो पूरे स्टेट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं नॉर्थ ईस्ट के। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हैं, जो कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। चौथे खास मेहमान हैं सत्येंद्र रंजन, जो कि वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ PUCL यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली चैप्टर के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए फिलहाल कि पहले ये कहा गया भारतीय कानून के मुताबिक कि अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो ये जो है कानूनन जुर्म है, और इस वजह से इरोम शर्मिला को जो है वो हिरासत में रखा गया, या जिसको भी जो भी इसको नाम दिया जाए। फिलहाल अदालत का दूसरा पक्ष लेना ये किस तरफ इंगित करता है? नहीं, एक चीज, ये आत्महत्या का मामला नहीं है सीधा। ये सवाल ये था कि क्या भूख हड़ताल पे जाना बिल्कुल क्या ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड माना जाएगा? इस पर कोर्ट ने बोला है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं माना जाएगा। ये तो इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। और ये आपने बोला कि कल रिहा हुई है, पहले भी कितनी बार रिहा हुई है, कितनी बार दोबारा फिर उनको अरेस्ट किया गया है। वो खुद कल उन्होंने बोला शर्मिला ने कि मुझे उम्मीद है कि शायद ये इस बारी मेरा ये आखिरी है, और एक बारी सरकार को इसका फैसला ले लेना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं। दीपक जी, इससे पहले कि मैं दूसरे पहलुओं पर आऊँ, एक बार ये अहम है कि गीता लूथरा से हम थोड़ा सा इसकी जो कानूनी पहलू है वो उसको हम थोड़ा परख लें। गीता लूथरा, पहले तो ये समझाइए हमें कि क्यों इनको इस तरह से रखा गया है, एक हिरासत कहें या उसको जो भी कुछ नाम दें कानून की ज़बान में, और दूसरे कि ये किस तरह से मुकदमा बनता है उनके ऊपर, और रिहा करे जाने के बीच और दोबारा गिरफ्तारी के बीच ये क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? देखिए, ये सेक्शन 309 हमारे जो इंडियन पीनल कोड में जो सेक्शन है वो कहता है कि अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करे, अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करे, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बहुत से देशों में इसको क्रिमिनल ऑफेंस की जो कैटेगरी से पिछले 50 साल में से निकाल दिया गया है। तो मेरे ख्याल एक पाकिस्तान है, एक सिंगापुर है, और हिंदुस्तान में ये ऑफेंसेस थे। जस्टिस राजेंद्र सच्चर जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे तो उनकी एक फुल बेंच डिसीजन आई थी। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे देश में सन्यासी, ऋषि मुनि ये सब हमेशा एक फास्ट करते थे, और ये एक प्योरिफिकेशन का सिस्टम था, और ये एक निर्वाणा का सिस्टम था। तो आप इसको 309 में नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको सही माने में देखते तो ये कभी भी तीनों, अब तो ये कह रहे हैं कि 309 को स्टैट्यूट बुक से निकाल दिया जाए, पर ये कभी भी जुर्म नहीं माना जा सकता। अगर आदमी, नहीं तो महात्मा गांधी भी यही कर रहे थे, वो भी फास्ट करते थे। तो फास्ट करने को आप ये नहीं कह सकते कि ये एक 309 का केस है, क्योंकि उनका क्रिमिनल इंटेंशन जो चाहिए होता है हर क्रिमिनल ऑफेंस में वो नहीं था। उनका इंटेंशन ये नहीं था, उनका इंटेंशन प्रोटेस्ट था। उनका इंटेंशन ये नहीं था कि मैं अपनी मौत, मैं मर जाऊं और मैं सुसाइड करूं। तो मुझे लगता है इसमें बहुत अंतर है।
वो अलग बात है कि अगर उनका इंटेंशन भी था तो क्या इसको जुर्म मानना चाहिए कि नहीं, वो तो एक बड़ी पॉलिसी और फिलॉसफी की बात आएगी। वो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत था और इसलिए इनको बार बार अंदर लेना और रिहा करना ये एक गलत बात है। एक आदमी को हक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अफसर से कोई प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम किसी रीजन से था और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। यूएन ने इसके खिलाफ बोला है, दुनिया भर में इसके अगेंस्ट चर्चा। लेकिन गीता लुथरा, जो सवाल बड़ा पैदा हो रहा है वो ये कि किस बात को सिंबलाइज करती हैं, किस चीज का संकेत देती हैं इरोम शर्मिला, भारत की आयरन लेडी हम कहें, या दुनिया भर में एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, न जाने ये किस तरह का रिकॉर्ड है जिसमें एक आदमी खुद अपनी जान जो है वो खतरे में डाल रहा है। अगर इसको रिकॉर्ड हम कह सकें कि वो सबसे ज्यादा भूख हड़ताल इतने दिनों तक करने वाली कोई महिला बन गई। सत्येंद्र रंजन, ये बताइए कि मानव अधिकारों की जब बात हो रही है या सिविल लिबर्टीज की हम बात करें, नागरिक अधिकारों की हम बात करें, तो फिलहाल इरोम शर्मिला आज के दिन में क्या बताती हैं? आज जिस तरह की पॉलिटिक्स, जिस तरह का समाज हम देख रहे हैं, इरोम शर्मिला जिस तरह पत्थर की तरह खड़ी हुई हैं पिछले 14 साल से इन अधिकारों के लिए, क्या हम हासिल कर पाए हैं? ये हासिल करने के लिए जो भूख हड़ताल एज ए मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट, ये एक विवादास्पद विषय है, इस पर काफ़ी बहस की आवश्यकता है। उन्होंने इसको एक पर्सनल फाइट बनाया वहाँ पर, जहाँ मणिपुर में, जहाँ पर जिसके लिए जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जिसके लिए पहले बहुत ही प्रतिकूल स्थितियां थी, और अब जबकि देश में एनडीए की सरकार आ गई है तो वो परिस्थितियां और भी ज़्यादा, अब तो कोई ये सोचना भी इस समय एक बहुत ही मुश्किल लगता है कि ये अफसपा जो है, जो कि उनका डिमांड है, जिसको ख़त्म किया जाए। हम लोग सभी मानते हैं कि उस कानून में बहुत ही ज़्यादा ज़्यादतियों की गुंजाइश है और ये बात अभी जम्मू और कश्मीर में कई मामलों में सामने भी आई है। खुद आर्मी के न्यायालय ने अभी अगर वहाँ पर कुछ लोगों को सज़ा दी है तो ये वो इस बात को बताता है कि कैसे इस कानून का प्रोटेक्शन, जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, अपने सिर्फ देश की रक्षा करते हुए नहीं बल्कि अपने हितों के लिए या एक ज्यादती के तौर पे जाकर उनको इसका प्रोटेक्शन मिला होता है। तो इस पर तो कोई हमारे जैसे व्यक्ति के दिमाग में कोई संदेह हो ही नहीं सकता है कि इस कानून का रिव्यू या इसको बिल्कुल पूरी तरह से हटाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसको हटाने का संघर्ष एक व्यक्ति भूख हड़ताल से करे और उसमें वो सफलता की उम्मीद करे, यह कितना एक संभव है, इसकी कितनी वायबिलिटी है, ये एक व्यापक बहस का मुद्दा है। यानी आप ये कह रही हैं कि एक औरत जो मजबूर है, जिसकी कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, उसके भूख हड़ताल कर देने या फिर अगर अपनी जान को भी खतरे में डाल देने से किसी सरकार का दिल पिघलेगा, एक वो बहुत नामुमकिन आपको लगता है। लेकिन ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि उनका तरीका जो है वो सही या गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए सरकार की खासकर उन्होंने निंदा की और ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी अब चूंकि पावर में आ गए हैं और एनडीए सरकार से उन्हें ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार की मानवाधिकारों के मामले में पॉलिटिकल इमैच्योरिटी को शो करता है। वो ठीक है, वो काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं, आज उनकी बारे में मेरे दिल में भी बहुत इज्जत है। लेकिन जो अगर उनके सपने में नरेंद्र मोदी आए और उनके सपने में आके उनको आश्वासन दिया कि मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, तो यह सिर्फ उनकी पॉलिटिकल इमैच्योरिटी को शो करता है। मगर मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने यूपीए गवर्नमेंट का नाम लिया, ये शर्मिला के फास्ट की वजह से यूपीए ने इंक्वायरी कमीशन बिठाया था, जीवन रेड्डी कमीशन, जिसने 3 लोग और थे, संजय हजारिका एक जर्नलिस्ट है, एक और भी सज्जन थे, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, मगर यूपीए सरकार ने उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जहां तक हमारी नॉलेज है, उसने जीवन रेड्डी कमीशन ने बोला था कि ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए। नहीं, और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि इस कानून के रिव्यू की जरूरत है। लेकिन तो खुद प्रधानमंत्री के ये कहने के बावजूद भी कि कानून में रिव्यू की जरूरत है, कुछ नहीं है कि पत्ता हिलाओ, कुछ नहीं। और इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि यूपीए गवर्नमेंट was known for its indecisiveness, डिसीजन नहीं ले पाते थे, इसलिए वो मोदी सरकार पे नजर लगाए हैं कि अभी नई सरकार आई है, शायद इस पे कुछ नजर डालें, रिव्यू करें एटलीस्ट। सत्येंद्र रंजन ये कह रहे हैं कि जो स्थापित जो नीतियां हैं अलग अलग पार्टियों की, अलग अलग सरकारों की, उससे ये नहीं लगता कि कोई नरमी बरतने की गुंजाइश है। चलिए एक मिनट केवल, गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने गृह मंत्री रहते हुए ये कहा था कि वो इस कानून को में काफी बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन जो देश का जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन होता है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह का ऑपोजिशन है, जिस तरह का पावर स्ट्रक्चर है,
आप उससे अलग हटकर किसी चीज़ की अगर उम्मीद करते हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि हम इसको एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। नहीं, बट मैं आई डू नॉट एग्री विद माय फ्रेंड, सहमति नहीं हूँ मेरी इनसे। देखिए, अब आपने जुडिशरी ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला कि इसको रिलीज कर दो शर्मिला का। अब इसका क्या ऑप्शन रहता है? यू हैव ओनली द पॉलिटिकल ऑप्शन लेफ्ट नाउ। अब अपनी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अब कह रही है कि हर 15 दिन में एक मंत्री जाएगा वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, ट्रैवल करेगा, लोगों से कांटेक्ट करेगा। देखते हैं अब होम मिनिस्टर जाएं वहाँ, बात करें उनसे कि क्या सोल्यूशन है। चलिए, ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या जो सरकार का नक्शा है नीतियों का, उसमें कहीं ये फिगर करता है, कहीं उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है या नहीं। लेकिन एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी है लोगों का जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, जो ये कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि जो सेना है उसको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं। और उसमें उनका ये भी कहना है, कई लोग इस तरह भी कहते देखे गए हैं जिनका ये कहना है कि AFSPA के बगैर जो है वो सेना के हाथ कमजोर हो जाएंगे। जनरल कराज कादियान, आपका क्या व्यू है? क्यों आप ये समझते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इतना जरूरी है? क्यों आप ये जरूरत नहीं समझते कि इसको ह्यूमनाइज करने का, इसको एक इंसानी चेहरा देने का वक्त आ गया है? देखिए, पहले तो मैं शर्मिला की बहुत तारीफ करना चाहता हूं। उनमें जो धैर्य उन्होंने दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया, जो परसिवियरेंस दिखाई है पिछले 15 साल से जो फास्ट पे बैठी हुई हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन जिस कॉज के पीछे वो लगी है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। पहली बात हम ये देखें, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लाया क्यों गया था, इसकी ज़रूरत क्यों हुई? जब हालात एक स्टेट में ऐसे बिगड़ जाते हैं कि वो स्टेट मशीनरी के काबू में नहीं रहते, पुलिस उस पर काबू नहीं कर सकती, पैरामिलिट्री भी काबू नहीं कर सकते, तो डिफेंस फोर्सेस को बुलाया जाता है। डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग, उनकी मानसिकता सिविल पॉपुलेशन से डील करने की उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उनका रोल दूसरा है। तो उनको आपको लीगल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। आप एक सिपाही की मानसिकता दीजिए, आप उसको बोलते हुए आप इस घर में जाएं, टेररिस्ट छुपे हुए। सारे ऑपरेशनल डिसीजन ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, कभी पूरी इंफॉर्मेशन कभी नहीं होती, चाहे वो बोट का किस्सा है भाई वो हो, चाहे वो बडगाम का किस्सा हो। बहुत कम टाइम में उसको एक इन्फॉर्म्ड असेसमेंट करनी पड़ती है कि मैं एक्शन लूं या ना लूं। अगर उसको आप लीगल प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि पहले तो आप काम करो, देश की सुरक्षा के लिए आपको वहां तैनात किया गया है, फिर अगर आपसे गलती हो गई तो आपको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। तो मैं समझता हूं वो फौज की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर नेगेटिव। लेकिन जनरल कादियान, आरोप ये लगता है कि इस कानून के तहत जो एब्सोल्यूट पूरी मुकम्मल जो एक तरीके से ताकत मिली हुई है, वो किसी को भी कुछ भी करने पर आमादा कर सकती है। और ये उम्मीद हम ये कैसे करें कि एक सैनिक के पास इतना विवेक होगा या इतना एक मॉरल नैतिक पावर होगी जिसका इस्तेमाल करके वो सही और गलत का भेद कर सके? नहीं, एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई। एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं, उसमें उनको पावर दी गई है। आप अरेस्ट कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप प्रेमिसेस सर्च कर सकते हो, आप गाड़ी सर्च कर सकते हो, आप फायर खोल सकते हो, जो कि उसका काम है। हथियार उसको दिया ही आपने इसलिए। लेकिन ये नहीं कि आप किसी का मर्डर कर दो निकल जाओ। और देखो, गलतियां जब भी आप किसी भी सोशल कॉज में लगे होते हो, खासकर नेशनल सिक्योरिटी में, गलतियां आपके कुछ बच्चों की आंखें चली गई अभी पंजाब में, एक और जगह चली गई। लेकिन आप इसे गलती कह रहे हैं, वो गलती दूसरों की जान है, दूसरों की इज्जत है। ये नहीं बोला अस्पताल बंद कर दो। जो गलती डॉक्टर ने की है उसको सजा दो, वो फौज में भी मिलती है। आपने खुद कहा कि J&K में कई लोगों को सजा मिली है जिनसे गलतियां हुई हैं या जिन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन वो गलतियों की परसेंटेज बहुत कम है। इसका प्रोपेगेंडा ज्यादा है। वो प्रोपेगेंडा भी इसमें जो मिलिटेंट्स हैं उनकी वजह से हो। गीता लुथरा, क्या सहमत हैं आप इस बात से कि जो लीगल कवर की बात कर रहे हैं, जो रक्षा की बात कर रहे हैं, वो फौजियों को मिलनी चाहिए? 1, 2 ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गलतियां कह रहे हैं कि अगर किसी की जान चली जाती है, माना फौजी उस ताकत का इस्तेमाल करता है। पहली बात तो इससे भी सहमत नहीं है कि जो पावर है ये एब्सोल्यूट है। इस बात का जवाब दीजिए। मुझे तो पावर बिल्कुल एब्सोल्यूट लगता है, और मुझे लगता है कि इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ये मैं मानती हूँ कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट या डिस्टर्ब्ड एरियाज डिस्टर्ब्ड हैं, तो कुछ पावर्स दिए जा सकते हैं। पर जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा कि इसको नहीं होना चाहिए और रिस्ट्रिक्शंस गए। फिर इसके बाद जो निर्भय कांड के बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने कहा कि अगर कोई रेप के केसेस हों तो वो नॉर्मल कोर्ट में क्यों नहीं ट्राई हो सकते। ऑलराइट, आप नहीं ट्राई करो, पर अगर कोई एक्सेसेस होते हैं, और आर्मी हर दुनिया में ये दस्तूर है कि जब आर्मी जाती है तो एक्सेसेस हुए हैं, तो हमको उन एक्सेसेस को बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि हम उनको इतने पावर्स देते हैं, क्योंकि उनको इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करना है, तो हमको उस पावर का कंट्रोल या उसका तोड़ भी तो देना चाहिए। वी कांट गिव देम एब्सोल्यूट पावर विद नो अकाउंटेबिलिटी।
अब प्रॉब्लम क्या है कि इट्स एब्सोल्यूट पावर विद नो अकाउंटेबिलिटी। तो मुझे लगता है उसमें कुछ परिवर्तन की बहुत जरूरत है। सब लोग कहते हैं, किसी की क्या हिम्मत परिवर्तन नहीं होना होती है। चाहिए? परिवर्तन ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सेसेस हुए, कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो ये पावर एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए कि यू कांट गो, कि तुम गीता दूसरी लुथरा, इस कोर्ट वक्त में मुझे नहीं बताया जा जा रहा है कि इरोम शर्मिला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, सीधे उनकी तरफ जाते हैं। इरोम शर्मिला, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी रिहाई पर क्या आपकी रिएक्शन है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इरोम शर्मिला, कैन यू हियर मी? Yes. How do you want to react to your release? Mm, mm, I think it is a right decision of the court. The decision is rightful. You think it's a right decision? How do you Yes. want to go ahead now? Because Armed Forces Special Powers Act stays here. Now, will you continue your fast? How would you want to go ahead with your fight? Right now, I want the concerned authority, I mean the Prime Minister of India would hear my say. The Jivan Reddy committee also said that AFSPA it is useless, and Justice Hegde also said it is ineffective and abuse of power. And in Manipur also, lots of skeletons are found in digging. That's why all the people of the AFSPA affected Right. so and irritated with the concerned government regarding with this draconian law. So as a citizen of democratic country, I want get my justice to let the government hear my demand, and I have been fasting in years by wasting lakhs of money from public property, but say the new government have lots of new policies. In his latest policy, he said the girls will be protected. And so, as a woman, the concerned government should use their Absolutely, Sharmila. Absolutely. We are very proud of whatever you've done, not for yourself, but for all of us. And you're saying, the Prime Minister is saying that the girl child should be protected. No, why not this woman, this girl of India should be protected? I want to ask you one more question, that are you hopeful that now new Prime Minister Narendra Modi would do any better than the previous government? I am very hopeful, because in my dreams, some years back, I saw Prime Minister Narendra Modi when he was just a Chief Minister of Gujarat. I saw him smiling in front of me. Right now, I feel it is a sign of good expectation from him. Just as a citizen of India, I'm very, very hopeful. Just be a humanity. Say policies regarding
based on violence will lead to only violence. Right. And no, Sharmila, but let me threat. ask you one more small question: that do you want this law to be completely discarded and thrown, or do you want that this law should be humanized? It should stay here, but in a little better form. I think it should be repealed because it is not consistent with human civilization. We, as a civilized world, need a more meaningful and polite law because we are rational beings. Human mind is malleable. If we connected our hearts, everything is possible. I believe in non-violence, and the Prime Minister is also from Gujarat, the father of the nation's Definitely. birthplace, who is the non-violence symbol. Definitely. Thank you very I much. hope. Thank you very much, Irom Sharmila. You make all of us so proud that you whatever you've done for us, for all of us here in India. और उम्मीद हम ये करते हैं कि वाकई जो है जो मानवाधिकार हैं, जो सिविल राइट्स हैं, वो बेहतर होंगे। इरोम शर्मिला के इस पूरे संघर्ष के बाद फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इरोम शर्मिला का जो संघर्ष रहा है, क्योंकि उनकी ये रिहाई के बाद लगातार सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 14 सालों में जो उनका संघर्ष था आखिर उसका हासिल क्या हुआ है। सत्येंद्र रंजन, ये बताइए कि फिलहाल इरोम शर्मिला से हम बात कर रहे थे, इससे पहले वो कह रही है कि पूरी तरीके से इस कानून को ख़त्म करना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, तो ये भी भारत की एक बेटी है, वो ये कह रही है कि उसको बचाया जाए, उस जैसी बहुत सारी बेटियों को बचाया जाए। कितना सुनी जाएगी उनकी बात? देखिए, ये एक उनकी जो अपील है वो इमोशनल है, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बीच में जो हार्ड रियलिटीज़ है उसमें इन इमोशंस का कोई मतलब है, ये मुझे नहीं लगता है। अगर बेबाक बयानी की जाए तो मैंने कहा कि आज अफसफा हटने के का जो सिचुएशन आज से 1 साल पहले था, आज वो उससे मोर डिफ़िकल्ट हो गया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसकी कुछ आइडियोलॉजी होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले शासन से ये अपेक्षा करना कि वो अफसपा को डाइल्यूट कर देगी या उसको ख़त्म कर देगी, ये मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ऐसा कोई एक पॉलिटिकली इमैच्योर पर्सन ही सोच सकता है। जी, गीता लुथरा, अब यहाँ से सफ़र कहाँ जाता है? अब इरोम शर्मिला का तमाम संघर्ष, उसके बाद उनकी रिहाई, जो भी आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी लीगल, वो तो अलग बात है, लेकिन जो एक पूरी भावभीनी जिसे कहा जाए, पूरी भावुक जो अपील उन्होंने की है, क्या सरकार उसे नहीं सुनेगी? मुझे लगता है कि सरकार ने अगर सुनना होता तो वो पहले ही सुन लेती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मोदी सरकार आई है, नई सरकार से नई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ये ज़रूर संभव है। बट जो अगर हम पीछे बैकग्राउंड देखें तो यूनाइटेड नेशंस की प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल फोर्स ने ये कहा था कि इसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया जाए। अफसा बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे ख्याल यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर जो था फॉर रेफ्यूजीज़, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है 2009 में। तो ये हमारे देश में ये एक सॉर्ट ऑफ कलंक है ये सेक्शन। अदरवाइज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो कानून है ये ह्यूमन राइट्स की बहुत प्रोटेक्टिव है। कानून की इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर खामियां होंगी, पर कानून जो हैं ये बहुत ही हमारे अफसा के अलावा, हाँ, अफसा के अलावा हमारे कानून बहुत ही ह्यूमन राइट्स के को प्रोटेक्शन देते ध्यान में हैं। रखते हुए। तो ये एक ऐसा लॉ है जो जैसे टेररिस्ट एक्ट, एंटी टेररिज्म के जो इनैक्टमेंट्स है, वो सब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को अकाउंट लेने के बाद होता है। अब ये 1958 में एक्ट आया था 1 साल के लिए। 1 साल के लिए जो इनैक्टमेंट आई उसको आप रीलुक तो देंगे, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। आप जी, रीलुक समय तो बहुत कम है। देंगे। बिल्कुल 2 आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ। जनरल कादियान, आपका रिएक्ट करना बहुत अहम है इस वक्त। देखिए, हर एक्ट को रिव्यू होना चाहिए।
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पार्ट एक्ट जब आता है, जब वहां डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है, वो पहले स्टेट करती थी, 1972 के बाद वो पावर सेंटर के पास भी है। ये कहना है कि मोदी जी क्योंकि बेटी बचाओ की बात करते हैं तो शर्मिला की बात माननी चाहिए, भावुकता की बात है। मोदी जी का सबसे बड़ा स्तंभ है गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस इंप्रूव करो तो एरिया डिस्टर्ब होगा ही नहीं, एरिया डिस्टर्ब नहीं है तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आएगा ही नहीं। लेकिन जब तक इतना आदर्श नहीं होगा, भारत जब तक आप डिफेंस फोर्सेज को वहां सिविल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने में लगाते हैं, ये एक्ट को होना पड़ेगा। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ना इसमें रेप की इजाजत है, ना मर्डर की इजाजत है, इसमें बंदिश पहले भी है। ठीक है, दीपक दीवान जी आखिरी कमेंट। जी ये हमें याद रखना चाहिए कि 1958 में ये एक्ट आया था, जब नागास ने, पूरी स्टेट ने रिवोल्ट कर दिया था, इंडियन स्टेट कह गया। तो उस टाइम हमारे पास कोई ना तो इंटेलिजेंस थी, ना कोई जैसे आज की डेट में आपके पास आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस है, पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस है। वहाँ की पुलिस आपके साथ नहीं थी, बिकॉज वहाँ तो ये था कि नागा वर्सेस इंडिया वॉर डिक्लेयर हो गई थी। उस टाइम ये एक्ट आया गया था, उस टाइम उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी। मगर आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि आदमी को इस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए। तो व्हाट इज द हार्म इन रिपीलिंग द एक्ट? समय बदल चुका है और अब इस कानून को भी बदलने की बारी आ गई है, लेकिन पॉलिटिकल विल जो है वो इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। और सत्येंद्र रंजन फिलहाल जिस तरह से बता रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि वाकई जो सरकार की नीतियां हैं उनमें कोई तब्दीली आएगी। लेकिन उम्मीद ये हम जरूर कर सकते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने जरूर रोम शर्मिला की इन भावुक बातों को सुना होगा। शायद कोई तब्दीली की उम्मीद हम फिर भी कर सकेंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।